बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम बाकायदा शुरू करते हैं पढ़ना। आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंशाल्लाह बातें भी चलती रहेंगी। मुझे सर एक बात बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रही है। ओके। लो जी बच्चों, अगर हम देखते हैं तो एक चैप्टर मैंने जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वाला यूनिट 6 उसमें पढ़ा दिया हुआ है। अब अगर हम उसके बाद एक किसी बुक का मैं कहूँगा तो एक्सेप्शनल लाइफ का यही चैप्टर बहुत ही अहम। अब इसमें आपको दो कन्फ्यूजन आएंगी कि ये चैप्टर सिर्फ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे, जहाँ पर भी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल होगा, सोच विचार का। और अगर आप आइडिया ने जो डेफिनेशन दी हुई है, सॉरी AAIDD ने, कि intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical skills. This disability originates before the age of 22। तो अगर आप इंटेलेक्ट का देखें तो ये आपकी सारी जिंदगी को जो है ना ओवरऑल इंटेलेक्ट ही डील कर रही होती है, सोच विचार, जहनी सलाहियतें जिनको हम कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें अगर आप देखते हो तो सबसे पहले स्टीफन सेवियर की एक जो है ना वो केस स्टडी है, जो कि एक डाउन सिंड्रोम के साथ जो है ना एक स्टूडेंट है। ठीक है, और उसकी ये सारी स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या बातें हुई है, वो क्या क्या करता है, उसकी जो है ना वो यूनिक नीड्स को कैसे मीट किया जा रहा है, वालदेन का उसमें क्या किरदार है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर दी हुई है। तो ये आपने पढ़ने के बाद सबसे पहले जो हमारी बात आती है, तो रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने कम अज कम जो है ना वो अपने फील्ड को तो समझ के जाए ना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो डिफाइनिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और डेफिनेशन जो है ना वो इसको हम कहते हैं कि वो कम अज कम अल्फाज जिनमें किसी तस्वुर को बयान किया जा सके। तो आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, first of all defining intellectual disability. What do you know about the term intellectual disability? What about the term mental retardation? तो आपको पता होना चाहिए कि 2007 और 2007 में तहरीक चली थी, 2010 में फिर जो ना ओबामा साहब ने एक लॉ पे जो है ना वो किए थे दस्तखत। तो उसके बाद फिर ये बन गया था, ये देखें ना 2010 में साइंड और लॉ चेंजिंग द टर्म टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन फेडरल लॉज इंक्लूडिंग IDEA. IDEA defines intellectual disability as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period that adversely affects a child's educational performance। अच्छा, मैं अक्सर ये टर्म्स बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर ये आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बातें बोल रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार खुदा रजा की किताबें पढ़ लो, वहां से ही मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं से नहीं बोल रहा। और मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट कहाँ से आ गया कि मैं जो है ना वो खुद से इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन दे सकूं। हाँ, अभी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ने अब मौका दिया है, लेके आया है इस फील्ड में, तो इंशाल्लाह डिफाइन भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे इन बच्चों की जो है ना पाकिस्तान में वो हर तरह से खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए ही आप लोगों को ही तैयार किया जा रहा है। आप लोग ही वो टीम होगे जो लोग काम करोगे। तो आप लोग पढ़ने वाले तो बनो। बिल्कुल, मैं बाकी एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन वाले बच्चों से भी कहूंगा कि आया करें इन लेक्चर्स में, बैठा करें, इन्हीं पैटर्न पे आप अपने लेक्चर्स पढ़ें, और हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ भी हमने जाना है, उन पे भी हमने बात करनी है। तो इसलिए यहाँ से भागने का कोई मकसद नहीं है। ये सब हम अपने फील्ड की ही बात करते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चा है तो हो सकता है उसको बेचारे को हियरिंग का भी कोई इशू हो सकता है, विजन का भी कोई हो सकता है। तो यही स्पेशल एजुकेशन का जो है ना वो हुस्न है कि इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे बैठ के काम कर सकते हैं। और एक बच्चे को जो है ना ये मजबूरी हो सकती है कि वो एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज का शिकार हो सकता है, वो मॉर्बिडिटीज हैं। तो इसलिए जो ना हम ये नहीं कह सकते कि ये जी फलां का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है और ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है।
हम लोग हैं स्पेशल एजुकेशन के, और हमेशा हमने स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट करना है। और उसके बाद फिर जो SDGs और हमारा जो UNCRPD है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 2030 तक हमने एक टारगेट को मीट करना है। उसमें भी हमारा जो है ना वो ओवरऑल रोल तो हमारा रहना ही है। स्पेशल नीड्स बच्चे की आपके बगैर मीट ही नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड और बहुत बड़ा काम होने वाला है। और अगर आप लेटेस्ट जो डिजिटल सेंसस हुआ है, डिजिटल मरदमशुमारी 2023 में हुई है, अगर आप उसको देखते हो तो उसमें 5 करोड़ के करीब लोग हैं जिनको स्पेशल नीड्स के साथ हैं, जिनको यूनिक नीड्स को मीट करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। और ये तकरीबन 23% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बनता है, 23%। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि कितना हमें काम करने की ज़रूरत है, कितने लोगों को हमारी ज़रूरत है। लेकिन हमें ना आपको बताने वाला ना गाइड करने वाला। तो खैर, कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं, आप लोग करें, पढ़ें, समझें। तो मेंटल रिटार्डेशन पुरानी टर्म थी, वो वैसे भी एक बड़ी इंटिमिडेटेड, बड़ी जो है ना वो आप कहने के भद्दी सी टर्म है, इस्तिलाह है, जो इतनी बदसूरत है कि उसमें बंदे को यूँ लगता है कि वो जहनी बीमार है। ठीक है, माजूरी तो जो याद रखने के IDH है, IDH, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप, कि उसकी वो जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर कोई तो मसला आ गया है जिसकी वजह से वो बच्चा, कि उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में मुतासर हो गई है और उसके अडेप्टिव बिहेवियर्स भी। अडेप्टिव बिहेवियर्स अगर आप देखते हो तो वही अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं कि हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिए, मुख्तलिफ औकात के लिए, मुख्तलिफ मराहल के लिए मुख्तलिफ तरह का बिहेवियर, मुख्तलिफ तरह की ज़रूरियात है हमारी, हमें उसके मुताबिक, हम ज़रूरत के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। So what do you know about the term intellectual disability? What about the term mental retardation? What connotations do you associate with the term mental retardation? And what do you associate with the term intellectual disability? Perhaps your answer acknowledges the stigma. ठीक है, स्टिग्मा जो मुख्तलिफ तरह की इसके साथ बातें, रवैये जुड़े होते हैं, उनको हम स्टिग्मास कहते हैं। दैट इज अटैच्ड टू मेंटल रिटार्डेशन। इफ सो, you may easily understand why a major shift in terminology is occurring for the students whose education is the focus of this chapter. अब वो यहाँ से बात करना शुरू करता है कि पिछले 50 साल से इस पे काम हो रहा है और मेंटल रिटार्डेशन यूज हो रही थी। लेकिन 2010 में फिर हमारे पास जो है ना वो एक लॉ आता है, एक तहरीक चलती है, और उसमें फिर ये जो है वो ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा थे उस वक्त, वो फिर साइंड अ लॉ changing the term to intellectual disability in federal laws including IDEA। तो IDEA defines intellectual disability, जैसा कि हमारी पहले भी बात हुई है। फिर इस IAAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट्स है ना अमेरिकन, वो एक तो आइडिया है और दूसरे AAIDD ने जितने भी दिए हुए हैं वो हमारे काम के हैं। और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको जुबानी सुनाई थी, आइडिया वाली, सॉरी AAIDD वाली, जो 2010 में आई थी, तो यहाँ पर एज 18 लिखा हुआ है। अब ये चूंकि बुक काफ़ी पुरानी है, तो 2012-13 की है। अब जो है वो 22 साल हो गया, यहाँ पर एज 22। और ये हमें यही बता रही है AAIDD। ठीक है, इस पे भी लेक्चर्स मौजूद हैं और मैंने बताया हुआ है कि क्यों जो है ना हम इसको कहते हैं। तो बच्चों, मुझे बताओ, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता अब वो लॉ के हवाले से, कभी किस लॉ में या किस ने वो उस लॉ पे साइन किए थे मेंटल रिटार्डेशन से आईडी में चेंज करने के लिए, इस टर्म को बच्चों को पता ही नहीं होता। तो इसीलिए मैं उनको बार बार कहता हूँ कि खुदारा जाके किताबें पढ़ो। फिर कुछ एजम्पशन जुड़ी हुई हैं, जैसे 5 जो है ना, ये 5 मफरूजे हैं जो आईडी की डेफिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। उनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो पांचों जो है ना यहाँ पर, यहाँ से लेकर ये लिस्ट हुए हुए हैं कि इन बच्चों को डिफाइन कैसे करेंगे, बिहेवियर इनके कैसे हैं, लिमिटेशन कौन सी हैं। फिर जो है ना वो इनको हम पर्सनलाइज्ड सपोर्ट्स कैसे दे सकते हैं। अब जो बात होती है वो होती है लेवल्स ऑफ सपोर्ट्स पे। अब इनका भी बच्चों को नहीं पता होता, मैं बार बार कहता हूँ। ILEP, इंटेंसिव
सॉरी, ये इंटरमिटेंट एक्सटेंसिव लिमिटेड परवेसिव, ILEP, ये मैंने जो है ना इसकी एक एब्रीविएशन एक्रोनिम बनाया हुआ है। पहले पहले जो है ना इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव, परवेसिव। तो ये इनको हम किस किस तरह से कहाँ से पढ़ेंगे, करें क्या करेंगे, ये सारे यहाँ पे डिटेल्स में बताए गए हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स आप लोग कैसे बयान करोगे? तो लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, तो चूंकि डेफिनेशन के दो हिस्से थे, अगर आप देखते हो तो ये यहाँ पर जो है ना इनकी करेक्टरिस्टिक्स करेक्टराइज किया गया है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, जो आमतौर पर एजुकेशनल जो है ना वो हम और इंटेलेक्ट के लिहाज से, IQ के लिहाज से हम कहते हैं, वो ये है। अगर आप देखते हो तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन का जो लेवल है वो बिलो 20 to 25 इनका IQ आता है। तो पहले सिर्फ IQ पे बात हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ IQ नहीं, अडेप्टिव बिहेवियर है इनके साथ। जैसे ये मेमोरी पे हम बात करेंगे, जैसे जनरलाइजेशन पे हम बात करेंगे, मेमोरी में भी फिर वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो जो चीज़ें थोड़ी देर के लिए याद रहे और बस काम लेने के लिए। ठीक है, वही जब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल्स में। मोटिवेशन है फिर इसके बाद, कि मोटिवेट कैसे करेंगे इन बच्चों को, इनका डीमोटिवेशन कैसे हो जाती है, लिमिटेशन इन एडेप्टिव बिहेवियर की हम बात करेंगे। अच्छा, जो जनरलाइजेशन, मेमोरी और जो ये आखिरी बात हमने की है मोटिवेशन की, ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो लिमिटेशन इन एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, तो कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स, अगर आप ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए सिर्फ इनको ही पढ़ लें तो आप अपने फील्ड पे दिन रात बात कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो देखें, कंसेप्चुअल स्किल्स इंक्लूड लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है रिसेप्टिव भी है, जो हम दूसरों से, जैसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ और आप लोग रिसीव कर रहे हो। रीडिंग एंड राइटिंग, मनी कंसेप्ट्स एंड सेल्फ डायरेक्शन, जो इस वक्त आप लोग बैठे हुए हो, आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, आप चाहते हो कि यार हमने JSET या SSET या लेक्चरर MCC फील्ड में बनना है, या किसी और भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो यू पीपल आर सेल्फ डायरेक्टेड। अब ये सेल्फ डायरेक्शन आई कहाँ से है कि वालदेन ने ताने मैंने दे दे के कहा है कि यार अब तो आपका MA या 16 साल तालीम मुकम्मल होगी है, और आप जो है ना वो करते कुछ नहीं हो, सारा दिन आवारा फिरते रहते हो, बेड पे पड़े रहते हो, बस खाते रहते हो, और कुछ बन के हमें दिखा ही नहीं रहे। तो ये सेल्फ डायरेक्शन जो है ना वो आपको बताती है, तो ये कहीं से भी आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन आप लोग खुद हैं। आपकी मोटिवेशन ने बताना है कि आप कितने सेल्फ डायरेक्टेड हैं, आपके डिसिप्लिन ने, आपके जो है ना मैकेनिज्म ने बताना है। फिर सोशल स्किल्स हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, गलेबिलिटी एंड रूल फॉलोइंग। तो अगर आप इसको मुझे कहेंगे कि भाई इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, तो सोशल स्किल्स जो है ना वो इंक्लूड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो माशरे में से लेकर घर तक, आपकी अपनी ज़ात तक जो आपकी जिम्मेदारी है उसकी बात हो रही है। सेल्फ एस्टीम, जो जिसको हम खुद शनासी कहते हैं, इज्जत नफ्स। ठीक है, और खुद शनासी तो जो है ना वो और चीज़ है। सेल्फ एस्टीम तो खुद शनासी ही पहली सीढ़ी है इज्जत नफ्स तक। फिर उसके बाद आपको सॉरी गुलिबिलिटी है कि आप कितने भोले भाले हैं, आपको धोखा कितनी जगह पे आसानी से दिया जा सकता है, तो कैसे आप बचते हैं इन चीज़ों से, नाइव जिसे हम कहते हैं। फिर रूल फॉलोइंग है कि मतलब चालाक लोगों से आप बचते कैसे हैं, मुआशरे में आप लोग कैसे जो है ना वो चलते हैं, गुलेबिलिटी एंड रूल फॉलोइंग। और जो मुआशरे में जितने भी रूल्स बने हुए हैं, जैसे ट्रैफिक रूल भी है, अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें, तो उनको कैसे फॉलो करते हो, कितना फॉलो करते हो, इन चीज़ों की बात हो रही है। एक सेकंड। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जनाब प्रैक्टिकल स्किल्स। उसमें एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ADL, अक्सर इसको जो है ना वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वो सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक के जितने भी काम होते हैं ये आपकी जिंदगी के, लेकिन इन बच्चों की वहाँ पर लिमिटेशंस हैं। ऑक्यूपेशनल स्किल्स, जैसे मुझे पढ़ाना मेरा काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का पढ़ना काम है, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे काम जिम्मे लगे होते हैं, तो ऑक्यूपेशनल स्किल्स,
पेशा वराना से लेकर वैसे भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ एंड सेफ एनवायरनमेंट्स। और आप लोग जो है अपने आप को इस माहौल में अपने आप को महफूज कैसे रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए मुश्किल होती हैं। यहाँ पे तो जाते-जाते लोग रिक्शा मार जाते हैं, तो इसलिए जो ना वहाँ पर आप कैसे जो है ना सेफली रोड्स क्रॉस कर रहे हैं, कॉरिडोर्स में कैसे सेफ हैं, हर जगह पे, तो इन बच्चों को यहाँ पर सारे मसाइल आते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जब आप लोग पढ़ोगे और हमारी इस पे क्लासों में इधर-उधर आपके टीचर्स इस पे बहुत बातें हो रही हैं। मेरा फ़ोकस है कि आप किस जो है ना आपको एक गाइडलाइन, एक जो है ना वो बेसिक्स फ़राहम करना, एसेंशियल्स जिन पे आप अपनी स्टडी को लेके चल सकें। कॉजेज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो टाइमिंग, रिस्क फैक्टर्स, इसमें 3-4 चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम हैं। तो जैसे अगर आप देखते हो कि टाइमिंग के हवाले से वो बात करते हैं, तो टाइमिंग से यहाँ पर प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल की वो बात कर रहे हैं। बच्चों को इन तीनों अल्फाज के मतलब ही नहीं पता होते। तो ये मैं इसीलिए उन्हें बार-बार कहता हूँ कि खुदारा किताबें पढ़ा करो, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि आपको इतना कैसे आता है? मैंने कहा कि भाई इसके लिए फिर आपको जो है ना वो चिल्ले काटने पड़ते हैं। आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको बार-बार डायरीज़ पे अपने नोटबुक्स में लिखना पड़ता है। तो प्रीनेटल बिफोर बर्थ सच एज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें जेनेटिक की ये बात नहीं कर रहे, जेनेटिक भी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। तो चूँकि जीन्स जो है ना वो क्रोमोसोम्स आर जस्ट लाइक फिंगर स्ट्रक्चर, जिस तरह हमारी फिंगर्स हैं, तो इन पे छोटे-छोटे जो है ना नुक्ते से लगे होते हैं। तो चूँकि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होते हैं, इसलिए उसने यही बात बस कर दी कि क्रोमोसोमल ही है। लेकिन ये याद रखने के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो आगे हम बात भी करेंगे। फिर पेरीनेटल है एट द टाइम ऑफ बर्थ, के जब बेबी की बर्थ हो रही होती है, ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस सच एज प्री मेच्योरिटी एंड बर्थ इंजरीज। तो जैसे फोरसेप्स, जो फोरसेप्स से मुराद वो आलात जो डॉक्टर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका कोई वादा काटा हो गया तो भी बड़े मसाइल आ जाते हैं। तो ये अक्सर ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे कौन सा कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स जो है ना वो अडॉप्ट किए जाते हैं। आप देख लें कि लोगों के ऑपरेशन हो रहे होते हैं और कैंचियाँ तौलिए अंदर रह जाते हैं। तो मरीज के कि एक खातून के साथ ये वाक़या पेश आया, और भी कई जगहों पे। तो ऐसे मामलात हैं, इसलिए जो है ना वो भी। तो पेरीनेटल भी एक मामला है एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर पोस्टनेटल है आफ्टर बर्थ। रिस्क फैक्टर्स की वो बात कर रहे हैं। तो बायोमेडिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स हैं। कि कहीं पर एजुकेशनल फैक्टर्स के फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो फिर कैसे आप लोग जो है ना उनके अडैप्टिव स्किल्स डेवलप करोगे? तो बायोमेडिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं सच एज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूट्रिशन। इसकी मैं 2 मिसालें दे के फिर आगे चलता हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मेरे ख़्याल में ये जो है प्रेडर-विली सिंड्रोम, इनमें से कोई आ जाएगा। और मेटाबॉलिज़्म से रिलेटेड जो है ना वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ये जो फ़िनाइलकेटोनूरिया है, वो एक आप कह लें कि एक फेनिलैलानिन, एक क्या उसको कहते हैं जो प्रोटीन का होता है, अमाइनो एसिड, वो डाइजेस्ट नहीं बच्चे कर पा रहे होते। और कई बच्चे जो है ना वो दूध से बनी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। तो मसला ये है कि ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आप पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आ जाएँगी कि भई ये क्या-क्या चीज़ें हैं। बायोमेडिकल कॉजेज़ की क्रोमोसोम से बात कर रहा है। सोशल बिहेवियरल एंड एजुकेशनल कॉजेज़ की बात कर रहा है। अच्छा, 1 सेकंड मुझे दी जी बच्चों, तो अगर आपने ये देख लिया कभी कॉजेज़ क्या है, उसके बाद फिर अगला मरहला जो आता है, जो यहाँ पर चैप्टर में बताया जा रहा है, इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि आप इन बच्चों को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से बता सकते हैं कि यार आप लोग भी अपने-अपने चैप्टर्स को इसी पैटर्न पे, मतलब इसी बुक में से, वो अगर अपना चैप्टर अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट फील्ड वाले हैं, तो वो एचआई वाला चैप्टर ले लें। जो फिजिकल एंड अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स वाले हैं, वो वहाँ से वो चैप्टर उठा लें, तो अपना अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। अब आप ज़रा इमेजिन करो कि आपकी टियोलॉजी वाला पूरा सब्जेक्ट यहाँ से आ गया,
आपने डिफाइन कर लिया, करेक्टरिस्टिक्स दे दी, फिर कॉजेज की बात, इटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉजेज, उसकी बात हो गई। अगले मरहले में आप लोग जो है ना वो इवेल्युएशन की बात कर सकते हैं कि इन बच्चों को आप इवेल्युएट कैसे करेंगे, कि डिटर्मिनिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैसे करोगे। ऑब्जर्वेशन, ये देखें वो पूरा प्रोसेस दिया गया हुआ है। ऑब्जर्वेशन, स्क्रीनिंग, प्री रेफरल, रेफरल, ये आइडिया जो हमें तरीकाकार बताता है ना, उसके थ्रू अगर आपको कहीं पर पूछ लिया जाए कि उसके क्या स्टेप्स है तो वो ये है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स डिटर्मिनेशन, एंड पे आप जो है ना वो डिटर्मिन कर देंगे कौन कौन से टेस्ट लेंगे, कौन कौन से पर्सनल इसमें, यानी कि लोग कौन कौन से इन्वॉल्व है, वो सारा कुछ यहाँ पर बयान किया गया हुआ है। ये सारी इसमें बातें लिखी हैं। आप एक चैप्टर से पढ़ेंगे, दूसरे तीसरे चैप्टर तक आपको समझ आ चुकी होगी। और बजाय इसके कि आप अलग अलग से एक एक बुक पढ़ें, आप इन चैप्टर में से ही असेसमेंट वाला पोर्शन हर चैप्टर में से पढ़ लें, तो आपकी असेसमेंट वाला सारा मामला क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शंस एंड सर्विसेज, आप इनको पढ़ाएंगे कैसे, यानी ये अब बात करने लगे इनकी एजुकेशनल मैनेजमेंट की, कि आप इनको मैनेज कैसे करोगे। कुछ बच्चे जो है ना वो, जब मैं टीचर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था, तो मैं सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज जो है ना वो बुक्स से इधर उधर से ढूंढ ढांड के जो है ना वो काफ़ी मैंने काम किया। और अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा मेरा जो है ना वो दौर रहा जब मैं एज टीचर ट्रेनर काम कर रहा था। तो वहाँ पर सारी जो है ना लेटेस्ट ही मैं स्ट्रेटजीज दिया करता था, वो मैं किताबों से ही निकालता था। क्योंकि ये अप्रूव्ड बड़ी मेहनत से इन लोगों ने कई कई सालों की मेहनत के बाद निकाली होती है। और अपने कंटेक्स्ट में उनको यूटिलाइज करना, उनसे फ़ायदा उठाना, ये भी एक बड़ा अहम पहलू है कि आप जो है ना वो, जो ये जितनी इन्वेंशन हो रही हैं, चाहे वो एजुकेशनल है या टेक्नोलॉजी से जितने भी, तो हम उनसे फ़ायदा क्यों ना उठाएं। तो ये इसको फ़ायदा उठाने के लिए ही आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो ही चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा जी, अब इनके लिए जो है ना वो आईईपी कैसे डिज़ाइन करेंगे। पार्टनरिंग फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज, तो आप देखना आपने सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनको रिलेटेड सर्विसेज भी फ्राहम करनी है। और आपने ट्रांजिशन सर्विसेज भी फ्राहम करनी है, कोई ना कोई ऑक्यूपेशनल स्किल्स आपने सिखानी है, कोई ना कोई जो है ना वो आपने उनको रोजगार का जरिया भी सिखाना है। डिटर्मिनिंग सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आप इस वीक में मुकम्मल करेंगे। एक ये सिर्फ चैप्टर होगा हमारा आईडी के हवाले से। इसके बाद जो है ना वो हमारी बातें चलेंगी दूसरे जो है ना सब्जेक्ट्स, यानी कि एक आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, एक आप फॉर एग्जांपल मुझे साथ जो है ना एजुकेशनल से या साइकोलॉजी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, उसको पढ़ूंगा। और तीसरा मैं कोई जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट उठा के एक हफ्ता ये लगाया, फिर अगला, तो इस तरह जो है ना 6 से 8 महीने में, या जब तक आपका टेस्ट नहीं होता, इतनी शानदार आपकी तैयारी हो चुकी होगी, आपको खुद ही यकीन होगा कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है। प्लानिंग फॉर यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल। अब यूडीएल पे इतने सवालात आते हैं, आप में से कितने जो है ना वो दोस्त आपको बता सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड रीडिंग सपोर्ट्स किस तरह से दी जा सकती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो कैसे देंगे। ठीक है, माई वॉइस, ये एक केस स्टडीज भी साथ साथ है आपको समझाने के लिए। प्लानिंग फॉर अदर एजुकेशनल नीड्स यूजिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज पे बात हो सकती है, कि अर्ली चाइल्डहुड स्टूडेंट्स प्री लिंग्विस्टिक मिलिट्री टीचिंग, ये जो है ना वो पीएम टी पे मैंने काफ़ी काम किया, और मैंने इसको जो है ना बाकायदा लोगों को पढ़ाया भी जब मैं टीचर ट्रेनर काम कर रहा था। तो बात ये है कि इसके कितने स्टेप्स हैं और किस तरह से आप उनको पढ़ा सकते हैं और बच्चों को कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स, अब जो है ना वो उससे, यानी कि छोटे लेवल पे, फिर उससे बड़े लेवल पे आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी एंड ट्रांजिशन स्टूडेंट्स कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, सीबीआई पे, ये देखिए इतना अच्छा नोट लिखा हुआ है। तो लोग कहते हैं मटेरियल नहीं मिलता, आप पढ़ने वाले तो बने। इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंक्लूजन, तो जो यूरोप यूरोप में या अमेरिका में जो मॉडल है, उस पे हम यहाँ पे भी इस पे फ़ायदा उठा सकते हैं। असेसिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ये अब जो है ना वो मॉनिटरिंग प्रोग्रेस मॉनिटरिंग प्रोसेस आ गया है। किस तरह से आप क्या क्या कोई जो है ना वो चेक लिस्ट बना सकते हैं, किस तरह से मेकिंग अकोमोडेशन इन बच्चों के लिए, जो हम
बात करते थे करिकुलम एडेप्टेशन की, तो उसमें अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन दो चीजें आती है, वो सारी यहाँ पर ये अब असेसमेंट के हवाले से है वैसे। तो ये सारी बातें जो है ना वो आपको, ये इस चैप्टर की समरी है, मेजर मेजर हेडिंग्स और वो सारी चीजें आ गई। अब आपके जिम्मे ये काम है, असल जो काम करने वाला है, माई एजुकेशनल लैब, और नीचे जो है ना वो क्वेश्चंस दिए गए होंगे यहाँ पे, ठहरे इधर ऊपर हो गया एक्सरसाइज। अगर नहीं भी दी गई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो, हाँ नहीं इसमें नहीं दिया गया, साथ साथ ही वो बताते गए हैं। अक्सर जो है ना वो या तो शुरू में या एंड पे उन्होंने दिए होते हैं कि भाई हमारा लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, उन सब सवालात के आपने जवाबात तैयार करने हैं। इसमें ऐसा जो है ना ड्रेसिंग द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, अच्छा ये सारे उसमें काउंसिल फॉर, अच्छा ये जो है ना वो काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये भी एक बहुत ही शानदार सोर्स है, इससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। अब आप लोगों के सवालात की बारी है, को 5-7 मिनट रह गए हैं, तो आज के लिए हम इंशाल्लाह ये 2 सेशन ही बहुत हैं। और अब आप लोगों के सवालात प्लीज। कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल जी बच्चे, सवाल। सर मैंने पूछना था कि जो ये जीके वाला मटेरियल है ये आपकी गूगल ड्राइव में पड़ा होगा ना, हाँ जो जी हाँ आपने जी, शेयर की हुई है। उधर कर दिया है, बिल्कुल जो है ना उधर ही किया है। ओके, थैंक यू सर। सर उसके अब अलावा आप ये लोग, पूछना था कि जैसे आपने एआई का बताया, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, हाँ तो जी। उसमें हम आर्टिकल्स का पता करवा सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल या एक्ट जो है इस चीज के बारे में, डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में, जितने भी हमारे प्रीवियस एक्ट्स थे। तो हम कुछ ये है कि हम उससे एमसीक्यूज टाइप भी हम मांग सकते हैं कि हमें करिकुलम के ऊपर जो है एक पेपर टाइप दे दें, या कि हमारी बीपीएससी का टेस्ट है, जो पूरी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारी तैयारी है, तो आप हमें ऐसा हम्म। टेस्ट बना के दें कि हम एमसीक्यूज को सोल्व कर सकें ऑप्शन तो ये जो वाइज, तो वो चैप्टर ओके मैंने, होंगे हमारे लिए। वो बिल्कुल आप जो है ना अपनी तैयारी को असेस करने के लिए ना, बिल्कुल के जैसे ये एक चैप्टर है, आप जो है ना वो इसको जुमे तक पढ़े ना, और हम इसमें से एक टेस्ट डेवलप कर लेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्टडी किस लेवल की हो गई है। तो देखिए प्लेटफॉर्म्स, ये जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे फ़ायदा तो उठा सकते हैं, जैसे उनसे टेस्ट बनवा के इस चैप्टर में से 100 MCQs फॉर एग्जांपल हम बनवा लेते हैं, तो उनको आप अटेम्प्ट करें ना ज़रा 90 मिनट में, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको जो है ना वो आपके पता भी चल जाए कि यार आप कितनी कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहती है, कितनी चीज़ें हैं जो वो आप भूल जाते हैं। उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी को जो है ना वो ढाल सकते हैं कि अब मैंने आइंदा किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल जो है ना ओके एआई सर, पर थैंक अप्लाई यू। करना तो वो नहीं, लेकिन ये है कि हम अपने फ़ायदे के लिए तो उसको जितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने पूछना था, मैंने पास पेपर्स लेने थे तो कौन से पब्लिशर के अच्छे होंगे? पास्ट पेपर्स जो अभी तक के एडवांस्ड पब्लिशर्स के जो है ना वो इम्तियाज शाहिद के, मेरे ख्याल में हाँ वही है, उनके सबसे अच्छे होते हैं एडवांस्ड पब्लिशर्स। एडवांस पब्लिशर्स। हाँ जी। तो लेटेस्ट एडिशन है ना आपने उसमें से भी आपने सारे नहीं करने, सिर्फ 3 से 5 साल पुराने जो ना पेपर्स वही करने। मतलब पहले और सर 2024 में जितने हुए हैं अब तक अप्रोक्स वो डेट निकाल कब दें। तक है? अभी कुछ महीने हैं, अभी टाइम तो आप लोगों के पास है, अगर आप अच्छे तरीके से बस तैयारी करें, ताकि आप लोग जो है ना वो पहले रिटर्न और उसके बाद इंटरव्यू इंशाल्लाह। लेकिन आपने इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ, सर जी सर एक चीज और कहनी थी मुझे ना, जब मैंने यहाँ एमफिल का टेस्ट दिया था ना यूई में, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो था वो मतलब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में हुआ था। हम्म। वो अप्रोक्स मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सारे ही गलत हैं, या अगर मारे हैं तो मेरे तुक्के ही मारे हैं। तो अच्छा तो ना ऐसा ही है, उसकी सर। प्रैक्टिस करें जितने भी ज़्यादा गैट हैट की किताबों से,
और उसका कोई असूल नहीं है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप एक पोर्शन की तैयारी के लिए ना बाकी सब की कुर्बानी नहीं दे सकते। बस इसको जहन में रख जी के जो ठीक है इसका सर। टाइम बनता है ना उतने दिन आपने उस पर लगा देने हैं। मतलब फॉर जी एग्जाम्पल सर। अभी हम कह लेते हैं कि जनरल नॉलेज को हम 20 नंबर के जो है ना हम अगर 4 5 पोर्शन ये बनते हैं 100 नंबर के, उसमें से 20 एक जो जी है ना जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में तो ये जनरल नॉलेज जो है ना वो उस तरह का नहीं है, यानी इसमें एनालिटिक का हो सकता है एक ही सवाल आए। यहाँ पर हमें ना बेसिक अरिथमेटिक चाहिए होता है, जो 6th 7th 8th क्लास का मैथमेटिक्स जो है ना, एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये चलती है हैट गैट इस तरह के टेस्ट में। यहाँ पर जनरल नॉलेज में जो है ना ये जनरल नॉलेज बेस्ड है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज, या ये जो मजदूर इतने लोग इतने दिनों में इतना काम करते हैं और अगर कम हो जाए तो कितने दिनों में ये काम करेंगे, इस तरह करके। अच्छा सर, एक और बात मुझे याद आई पूछनी थी मुझे। सर ये जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आप किधर अपलोड कर रहे हैं? ये चैनल अ, पे चल जाती है, गुलफाम्स नॉलेज जी ऑफ। सर, क्योंकि मेरा ना फर्स्ट वाला लेक्चर मिस हो गया था, मैं घर पे नहीं थी, मुझे इमरजेंसी से जाना पड़ा। कोई तो मसला नहीं, आप जो है ना इसीलिए आपके मैंने। चैनल पे है ये सब कुछ? हाँ जी, ये बस ये दो नहीं है, पहले तीनों मैंने उधर रख दिए थे। ठीक और है ये सर। सैटरडे को ही हुआ करेगा इंशाल्लाह, इवनिंग में ही मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जब भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि वो ज्वाइन करें, क्योंकि जो लाइव जी बात सर। होती है, जो इस वक्त बच्चों के जहन में सवालात आ सकते हैं वो बाद में नहीं आ सकते, तो ये थोड़े से मसाइल आ रहे हैं, बाकी तो ठीक है। जी सर, मेरा ख्याल है आज पता नहीं चला कुछ लोगों को कि दोपहर आज में इंटरनेट थी, की वजह से तो इस लोग वजह कम से थे ना, तो मे कोई बी। ऐसा लेवल बात नहीं थी, काफ़ी बच्चे आते हैं अब तो। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर बहुत शुक्रिया, वरना मैं समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ से करें तैयारी, कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब तो तैयारी जो है ना वो पहला पहला। जो है ना वो अच्छा करना शुरू हो गए हैं, और काफ़ी बच्चों ने ये जी अप्रोच, सर, आप बहुत अच्छे बता रहे हैं। ये ऐसी अप्रोच है कि इंशाल्लाह बच्चों सर को मैं ना अपना फायदा होगा। जी जी। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करी थी, तो मैंने अपनी फीस अभी जमा करवाई है जी जी। ऑनलाइन ना। लेकिन सर मेरा अपडेट नहीं हुआ अभी तक कि मैं फर्दर कर सकूं। किस में नहीं अपडेट हुआ? कोई भी मसला है तो आपने पीपीएससी की जो ना हेल्पलाइन पे। सर सर वो चल रही होगी अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि आज अभी नहीं, अब सैटरडे है मंडे, तो इस वजह से। मंडे, अब मंडे को, हाँ हो सकता है यही मंडे मंडे। को ना। हाँ जी। वैसे मैंने मतलब फीस पे कर दी है। ठीक है, डिपॉजिट का मेरे पास वो है, ऑनलाइन ही किया जाए कैश से। बस आपने लेकिन डिटेल्स जो है ना वो यही लिखनी है, जी और सर, जो तो भी वो लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुई कि मैं फर्दर प्रोसीड कर सकूं अपनी एप्लीकेशन को। वो हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। फिर भी कोई मसला है तो पीपीएससी की वेबसाइट, और बल्कि उनके जो है हेल्पलाइन पे आपने कॉल कर लेनी है। कोई इशू आए ना जी। तो फौरन पूछ, वो मंडे गाइड। तक वेट करूं? मंडे वैसे लास्ट डेट है, मैं चाह रही थी आज ही हो जाती। आज होनी चाहिए फिर जो है ना वो आप अभी ट्राई करें, होनी चाहिए। सर किया मुझे, जब उन्होंने मुझे आईडी जनरेट किया ना, एप्लीकेंट नंबर जिसके ऊपर मुझे फी पे करनी थी, उस पे ही वो सारा मुझे ईमेल